किरण चौधरी ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन किया दाखिल। कहा, कांग्रेस की बजाय भाजपा ने दिया पूरा मान सम्मान। आम आदमी पार्टी के राज्य महामंत्री संदीप पाठक ने करनाल में आयोजित सम्मेलन में कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी को घेरा। वहीं दुष्यंत चौटाला ने दिल्ली में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस पर बोला हमला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फरीदाबाद स्थित जेएसी बोस विश्वविद्यालय के 5वें दीक्षांत समारोह में की शिरकत। 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को डिग्रियां की वितरित। और जम्मू में सीआरपीएफ की गश्त के दौरान आतंकी हमले में शहीद हुए जींद के कुलदीप मलिक का राजकीय सम्मान के साथ किया गया अंतिम संस्कार। परिजनों ने शहादत पर जताया गर्व। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता किरण चौधरी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए आज अंतिम दिन अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली, विप्लव देव समेत कई मंत्री भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नामांकन दाखिल किए जाने के पश्चात किरण चौधरी को बधाई दी। बता दें कि विपक्ष की ओर से राज्यसभा उपचुनाव के लिए किसी प्रत्याशी को मैदान में नहीं उतारे जाने के चलते किरण चौधरी के निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। नामांकन दाखिल करने के बाद किरण चौधरी ने सबसे पहले भाजपा के शीर्ष नेतृत्व सहित प्रदेश के नेताओं व विधायकों का धन्यवाद करते हुए कहा कि उनके परिवार का भाजपा के साथ पुराना रिश्ता रहा है। वे प्रधानमंत्री मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की नीतियों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुई हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बजाय उन्हें भाजपा ने पूरा मान सम्मान दिया है। आकर जो मुझे समर्थन दिया है, तहे दिल से मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी बात यह है कि हमारा परिवार का बहुत पुराना रिश्ता रहा है भाजपा के साथ। चौधरी बंसीलाल जी ने भाजपा के साथ मिलकर जो है सरकार चलाई थी और पूरा हरियाणा जो है उस समय समृद्ध हुआ था। आज जो है प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर और माननीय हमारे जो उस समय मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल जी, आज केंद्र मंत्री हैं, उनसे प्रभावित होकर मैंने जो है भाजपा ज्वाइन करी। ये देखते हुए ज्वाइन करी कि आने वाला समय जो है ये बीजेपी का है और जो पार्टी देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए काम करती है, उसके साथ जुड़ना जो है वो मेरा सौभाग्य होगा। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि पार्टी ने सर्वसम्मति से चौधरी को राज्यसभा में भेजने का फैसला लिया है। राज्यसभा चुनाव के लिए किरण चौधरी के समर्थन में आवश्यकता से अधिक विधायकों ने समर्थन दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किरण चौधरी का एक लंबा राजनीतिक अनुभव है और वे राज्यसभा में भी हरियाणा के मुद्दों को प्रमुखता के साथ उठाएंगी। और लंबे समय तक विधायक भी रही हैं, अध्यक्ष भी रही हैं और हरियाणा की समस्याओं को मजबूती से उठाने का जो इनके पास एक विजन है, उस विजन से हमारे हरियाणा के एक बड़ा लाभ राज्यसभा में जाने से मिलेगा। हमारी ताकत राज्यसभा के अंदर। इससे पहले कल चंडीगढ़ में हुई भाजपा के विधायक दल की बैठक में किरण चौधरी को सर्वसम्मति से राज्यसभा का उम्मीदवार चुना गया था। बैठक के बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया कि सभी विधायकों ने किरण चौधरी के नाम पर सहमति जताई है। वहीं बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा से हिसाब मांगने वाली कांग्रेस को अपने 10 साल का हिसाब जनता के सामने रखना चाहिए। प्रदेश की जनता बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकालों की तुलना कर अपने आप फैसला करेगी। जनता आज भी कांग्रेस सरकार के गुंडाराज, नौकरियों की खरीद फरोख्त, पैसे लेकर तबादलों को नहीं भूली है। हरियाणा की जनता कांग्रेस की लोकसभा चुनाव वाली गारंटियों का इंतजार कर रही है।
फरीदाबाद स्थित जेसी बोस विश्वविद्यालय में 5वें दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। वहीं राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। दीक्षांत समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने 2023 में अपनी डिग्री पूरी करने वाले 1536 विद्यार्थियों और शोधार्थियों को उपाधियां प्रदान की, जिसमें 998 स्नातक, 525 स्नातकोत्तर और 13 पीएचडी के छात्र शामिल हैं। इसके अलावा 2 मेधावी छात्रों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि जेसी बोस विश्वविद्यालय पिछले 5 दशकों से विद्यार्थियों का कौशल और आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहा है। इस संस्थान के पूर्व छात्र देश विदेश के कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय का नाम महान वैज्ञानिक जेसी बोस के नाम पर है, जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय को गर्व होता है। उन्होंने कहा कि हरियाणा हरित क्रांति का प्रदेश है और इस राज्य ने देश की खाद्यान्न में अहम भूमिका निभाई है। साथ ही राष्ट्रपति ने नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। अधिक समय से ये संस्थान युवाओं को कौशल और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इस संस्थान के पूर्व विद्यार्थियों की एक प्रभावशाली सूची है, जो देश विदेश में कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इस विद्यालय के एलुमनाई एसोसिएशन में 10,000 से अधिक सदस्य हैं, जो इस संस्थान के विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता एवं परामर्श प्रदान करके आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। यहाँ पर स्थित विश्वकर्मा भवन और बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वहीं इस दौरान राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रपति का धन्यवाद करते हुए उपाधि प्राप्त करने वाले छात्रों को बधाई दी। उन्होंने डिग्री पूरी करने वाले विद्यार्थियों से कहा कि अब वे देश और अपने माता पिता का नाम रोशन करें और राष्ट्र के निर्माण में सहयोग करें। शिष्यों को सत्य बोलने, कर्तव्य का पालन करने और स्वाध्याय में आलस्य नहीं करने की दीक्षा देते थे। मैं आशा करूंगा कि इन संस्कारों के साथ जीवन में आप और आगे बढ़ेंगे, अपने माता पिता और देश का नाम ऊंचा करेंगे। जम्मू के उधमपुर जिले में सीआरपीएफ की गश्त के दौरान आतंकी हमले में शहीद हुए जींद के निडानी गांव के कुलदीप मलिक का आज राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। वे सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात थे। उनके दोनों बेटे भी सेना में हैं। हजारों लोगों ने नम आंखों से शहीद कुलदीप को अंतिम विदाई दी। इससे पहले शहीद का पार्थिव शव तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कुलदीप मलिक कुश्ती में राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रह चुके थे और वे अगले महीने डीएसपी प्रमोट होने वाले थे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के आईजी रविंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि दुख की इस घड़ी में हम शहीद के परिवार के साथ हैं। शहीद कुलदीप बहुत होनहार और बहादुर थे, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहादत दी। उधमपुर में पोस्टेड थे जी कंपनी में। 19 तारीख को अभी नई पोस्टें लग रही हैं। तो दूदू बसंतगढ़ एक क्षेत्र पड़ता है उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कि काफ़ी दुर्गम और काफ़ी पहाड़ियों का इलाका है। तो उस पोस्ट की रेकी करके वापस आ रहे थे। तो वापसी के दौरान उग्रवादियों से मुठभेड़ हो गई। उस मुठभेड़ में इन्होंने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया और वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन इन्होंने जिस तरह से फायर किया, जिस तरह से सबसे आगे चल रहे थे ये, और बाकी पार्टी को मौका मिल गया, इससे हमारी जो क्षति हो सकती थी और लोगों को नुकसान हो सकता था, वो ठीक टाइम पे पोजीशन ले पाए और नुकसान नहीं हो पाया। लेकिन ये खुद अपने साथियों को बचाने में, देश सेवा में अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, शहादत दे दी। वहीं शहीद कुलदीप की पत्नी ने कहा कि मेरे पति ने शहादत दी है। ऐसे वीर जवान सभी के घरों में होने चाहिए। हमें उनकी शहादत पर गर्व है। और उन्होंने सबकी रक्षा करी। वो मेरा नहीं था, वो सबका था। सबकी रक्षा कराया करता, सबकी रक्षा करी उसने। रक्षा सबकी करते करते वो अपनी कुर्बानी दे गए। इसे से सब न मिलो, सबका पैदा हो बेटे और सब ने इसे से पति सब न मिलो। पहले अपने मामा जी की शहादत को नमन करता हूं और एक संदेश मैं हाई कमान तक पहुंचाना चाहता हूं। ये जो देश विदेश में जो ये आतंकवाद जैसी घटनाएं निरंतर हमारे देश में हो रही है, इनको रोकने का एकमात्र उपाय हमारे देश में है।
कि जो रक्षा मंत्री देश का बने कम से कम उसका एक बेटा सेना में हो और कम से कम 5 साल उसने सेवाएं अपने बॉर्डर पर दी हो। देश में आतंकवादी करता है, नहीं रुकेंगे। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस के समय की बातें हैं, वे काम नहीं करते थे। अब गुजरात व महाराष्ट्र में कई सालों से बीजेपी की सरकार है। हरियाणा में बीजेपी ने बिना भेदभाव के विकास कार्य किए हैं। पहले काम पैसे और सिफारिश से होते थे, लेकिन अब काम जरूरतमंद लोगों के लिए होते हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों का चयन हाईकमान तय करेगा। कांग्रेस के टाइम की चीज है एंटी इनकम्बेंसी, जो काम नहीं करते थे या उस रखते थे। लेकिन अभी पिछले टाइम में आप देख रहे हैं गुजरात में बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में आप देख रहे हैं कि बहुत लंबे टाइम से बीजेपी की सरकार है, और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी ने बिना किसी भेदभाव के जितने काम किए, और जो एक विश्वास खत्म हो गया था इस बात का कि भाई काम उसका होगा जो सरकार में हिस्सेदार होगा, या काम उसका होगा जिसके पास सिफारिश होगी, या काम उसका होगा जिसके पास पैसे होंगे। तो उसको हमने खत्म करके एक विश्वास कायम किया जनता के बीच में, नहीं काम उसका होगा जिसको जरूरत होगी, उसके लिए काम किया जाएगा। और अगर रोजगार की बात है, नौकरी की बात है, तो उसको मिलेगी जो मेरिट पे है, किसी सिफारिश से कोई नौकरी नहीं मिलेगी। वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर उन्होंने कहा कि आरएसएस राजनीतिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करता। वह एक सामाजिक संगठन है, लेकिन वह हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है और हम उनसे मार्गदर्शन लेते रहते हैं। हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आरएसएस का नहीं रहता, पर क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़े लोग हैं, हम आरएसएस के विचार से प्रभावित हैं, और हम में से भी बड़ी संख्या में स्वयंसेवक भी हैं। तो ये स्वाभाविक ही है कि हम कोई ना कोई सलाह तो लेंगे वहाँ से, अगर कोई जरूरत होगी तो निश्चित तौर से मार्गदर्शन लेंगे, और हम लेते हैं मार्गदर्शन। लेकिन आरएसएस स्वयं कोई राजनीतिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं, तो हाईकमान का विषय है, अब वही निर्णय लेगा। अगर चेहरे बदलने तो उसका निर्णय भी वही लेगा, और जैसे कैंडिडेट देने उसका निर्णय भी हाईकमान लेगा। प्रदेश के वित्त मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि बीजेपी सरकार ने हर क्षेत्र का बिना भेदभाव सर्वांगीण विकास करवाया है, हर वर्ग की भलाई के लिए कार्य किया है। साथ ही उन्होंने लोगों को लोहारू अनाज मंडी में 25 अगस्त को होने वाली मुख्यमंत्री की रैली में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का न्योता भी दिया। वे कल लोहारू विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। वित्त मंत्री ने पत्रकारों द्वारा रंजीत चौटाला के भाजपा छोड़ने के मुद्दे पर कहा कि रंजीत चौटाला भाजपा में हैं, वे नाराज नहीं हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेता भाई भतीजावाद से स्वार्थ सिद्ध करने को लेकर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। आज हर वर्ग व देश की खुशहाली और प्रगति के लिए प्रदेश की जनता भाजपा के पक्ष में मतदान करेगी और भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। कांग्रेस के शासन में परिवारवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 25 तारीख को यहाँ आ रहे हैं। दोपहर को कार्यक्रम होगा 12-1 बजे, और इस मंडी में ही जनसभा होगी। लोहारू के अंदर भारतीय जनता पार्टी की लहर है, और मुख्यमंत्री जी के सम्मान के लिए, स्वागत के लिए यहाँ ज़बरदस्त जनसैलाब उस दिन आएगा। और लोगों में खुशी भी है कि इस क्षेत्र के अंदर नहरों का पानी मिला है, अच्छी बिजली मिली है, बीमा मुआवजा मिला है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। और ये तो आचार संहिता लग गई, नहीं तो मुख्यमंत्री जी ने बहुत सारी यहाँ जो है और भी योजनाएं देने की हाँ कर रखी थी। आचार संहिता की वजह से वो रुक गया है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कार्यकर्ता नाराज नहीं है। निश्चित तो उन्होंने खुद भी बोल दिया है कि मैं भाजपा में हूँ, भाजपा से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह चौटाला के सुर अब बगावती होते जा रहे हैं। सिरसा के कालांवाली में कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बीजेपी छोड़ने के सवाल पर कहा कि अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती तो बीजेपी अपना देखे, वो सिरसा की रानिया विधानसभा से चुनाव जरूर लड़ेंगे। लोकसभा का चुनाव उन्होंने बीजेपी की टिकट पर लड़ा था, उसके बाद वे बीजेपी में शामिल हो गए थे।
कांग्रेस में शामिल होने के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये सब समय और परिस्थितियां तय करती हैं, लेकिन वे बीजेपी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी को तय करना है कि वो गोपाल कांडा की पार्टी हलोपा को साथ रखना चाहती है या फिर रंजीत सिंह को। पर अब जो नई कमेटी बनी है, जिस तरीके से ये कर रहे हैं, और जो चीफ मिनिस्टर आए हैं नायब सिंह सैनी गोपाल कांडा के घर गए और उसके बाद उनकी ये स्टेटमेंट देना कि हम 15 सीटें लड़ेंगे इन अलायंस, और अपने बेटे को वहां रानिया में कैंडिडेट खड़ा करना, ये कुछ मुझे ठीक नहीं लगा। अगर बीजेपी सम्मानजनक तरीके से मुझे कुछ चुनाव लड़ाना, मैं राजनीतिक आदमी हूँ, मैं तो बीजेपी 2 महीने पहले ज्वाइन करी है, मैं बीजेपी में भी रहना चाह रहा हूँ। और अगर बीजेपी अनदेखी करती है, जैसे कमेटीज बनी, अगर मुझे अनदेखी करेगी तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। फिर बीजेपी अपना देखे, मैं चुनाव लड़ूंगा। पहले चाहूंगा बीजेपी से लड़ूं। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद सियासी हलचल तेज हो रही है। आज भाजपा की संकल्प पत्र समिति की बैठक पंचकुला में हुई। बैठक में समिति के संयोजक ओपी धनखड़ और अन्य सदस्य शामिल हुए। इसके बाद प्रेस वार्ता करते हुए ओपी धनखड़ ने बताया कि पार्टी समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं को समाहित करते हुए अपना संकल्प पत्र तैयार करेगी। लोगों से सुझाव लिए जाएंगे, जिसके लिए सभी जिलों में सुझाव पेटी रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि जिलों के हिसाब से समिति के सदस्यों की ड्यूटी भी लगेगी, जो अलग अलग मुद्दों पर लोगों के साथ विचार विमर्श करेंगे। घोषणा पत्र के लिए हरियाणा भर में सुझाव एकत्रित करेंगे। इसके लिए आज एक वैन यहाँ से शुरू हो रही है इस जिले के लिए, पंचकुला जिले के लिए। ऐसे ही 22 के 22 जिलों में वैन जाएगी, हर एक ब्लॉक तक जाएगी और सभी ब्लॉक केंद्रों तक पहुंचकर सुझाव वैन के माध्यम से एकत्रित किए जाएंगे। बीजेपी के जितने भी कार्यालय हैं उन सभी कार्यालयों में भी रखी जाएगी। जितने लोग कार्यालयों में आते हैं वो वहां पर भी सुझाव दे सकते हैं। जो संकल्प पत्र की हमारी कमेटी है वो कमेटी हर जिले का प्रवास करेगी। 22 के 22 जिलों में 28 अगस्त तक वो प्रवास करके आएंगे। पंचकुला में आज सुझाव पेटी वैन को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने लोगों की अपेक्षा के अनुसार काम किया है। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि वे सिर्फ अपने परिवार की सोचते हैं, जबकि भाजपा जनता की चिंता करती है। मुख्यमंत्री ने लोगों से संकल्प पत्र के लिए अपने सुझाव देने को कहा। उन्होंने बताया कि लोग घर बैठे भी फोन के जरिए सुझाव दे सकते हैं। पार्टी इन सुझावों को लेकर संकल्प पत्र तैयार करेगी। हरियाणा प्रदेश के जागरूक और बुद्धजनों से निवेदन करूंगा कि वो अपने सुझाव इस एक सप्ताह जो ये संकल्प पत्र बयान जो घूमने वाली है जहाँ जहाँ भी आपको और उसके अंदर जो हमने एक स्टॉल नंबर भी दिया है, ये स्टॉल है कि जो वेबसाइट के माध्यम से घर बैठे वो अपना इस कॉल के माध्यम से सुझाव दे सकता है। दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि 1 सितंबर से पहले पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की होने वाली बैठक में उम्मीदवारों की लिस्ट पर चर्चा करके प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि हर बार की तरह इस बार भी जेजेपी सबसे ज्यादा युवा उम्मीदवारों को प्राथमिकता देगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि युवाओं को लेकर जेजेपी ने सिरसा में हुए इनसो के कार्यक्रम में अग्निवीरों को मुफ्त शिक्षा देने जैसी कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि जेजेपी जल्द ही महिला, किसान, कमेरे वर्ग के हित में भी घोषणाएं करेगी। वे कल दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी ने सरकार में हिस्सेदारी के दौरान 2019 के अपने चुनाव घोषणा पत्र के प्रत्येक बिंदु पर काम किया था। 2024 के विधानसभा चुनाव में भी जेजेपी जो घोषणाएं करेगी उन्हें जनता के विश्वास के साथ पूरा करेगी। के स्थापना दिवस पर पार्टी ने 10 घोषणाएं करी, जिसमें एक बहुत बड़ी घोषणा है कि अग्निवीर जो वापस आएंगे वो सिपाही से अफसर कैसे बने, उसके लिए हायर एजुकेशन चाहे वो PhD तक करना चाहें उसका सारा कॉस्ट स्टेट बेयर करे। इसी तरीके से अब महिलाओं का, किसानों का, छोटे दुकानदारों का जल्द पार्टी की जो
कोर कमेटी है वो वर्किंग करके उन घोषणाओं को भी लेकर जनता के बीच में आने का काम करें। संगठन के साथी जो घोषणाएं करेंगे उनको मजबूती के साथ हम जनता के बीच में लेकर चलेंगे, जनता के विश्वास के साथ आने वाले समय में पूरा करने का काम। राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में दुष्यंत चौटाला ने कहा कि कांग्रेस के पास 30 से ज्यादा विधायकों का समर्थन होने के बावजूद वे डर रहे हैं। कांग्रेस में टिकट बंटवारे के समय में भी भूपेंद्र हुड्डा को ये डर देखने को मिलेगा। जेजेपी छोड़ने वाले विधायकों के सवाल पर उन्होंने कहा कि जेजेपी ने विधायकों को मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। मैदान है, मैदान में तो लड़ने वाले की जीत होती है, लड़ोगे नहीं, हथियार गिर दोगे, जीत कैसे हो? मैं तो ये बोलता हूँ अभी भी हमारे पास 16 घंटे हैं, हिम्मत दिखाएं। अगर वो रात को भी हिम्मत दिखाएंगे, कल सुबह मैं स्पीकर ऑफिस में उनके साथ बैठकर साइन करूँ। वो तो हिम्मत ही नहीं दिखा सकते, डरते हैं। और ये डर आज का नहीं है, 10 साल का। आप देखना आगे जब टिकटों का बंटवारा होगा वो डर वहां भी दिखेगा। और जो मुझे छोड़ गया मैं उससे क्यों संपर्क करूँ? उनकी साजिश हो, उनकी इच्छा हो, उनके स्वार्थ हो, उस पर तो बेहतर वो बता पाएंगे। पार्टी ने मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ी। आम आदमी पार्टी द्वारा आज करनाल में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत और करनाल 2 लोकसभा के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद संदीप पाठक ने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जीत का मंत्र दिया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में हम लोग हरियाणा के घर घर में जाएंगे और केजरीवाल की 5 गारंटियों का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इन गारंटियों में महिला सम्मान, शिक्षा, रोजगार, बिजली और स्वास्थ्य की गारंटी के साथ उन्हें जागरूक कर इस बार हरियाणा में बदलाव के लिए प्रेरित करेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घोषणा मंत्री बताते हुए कहा कि इन्होंने इतने दिनों में सिवाय घोषणा के और किया क्या है। अरविंद केजरीवाल को इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जेल में रखा हुआ है ताकि वे बाहर जाकर प्रचार न कर सकें। उन्होंने भाजपा पर पार्टियों के तोड़फोड़ के आरोप लगाए। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि जो योग्य उम्मीदवार होगा उसे ही पार्टी टिकट देगी। कि बाकी की पार्टियों से प्रश्न पूछो कि इनने क्या किया है। अगर ये आपसे वोट मांगने आए तो इनसे ये पूछो कि पिछले 5 साल 10 साल या जब भी आपको सरकार बनाने का मौका मिला था आपने क्या किया है। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया है दिल्ली में, पंजाब में और पूरे देश के लिए जो उनका विजन है जनता के सामने रखेंगे। बिजली की गारंटी, रोजगार की गारंटी, शिक्षा की गारंटी, स्वास्थ्य की गारंटी, महिलाओं के सम्मान की गारंटी। तो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है। तो बाहर तो आने ही है, आज नहीं आएंगे, कल नहीं आएंगे, परसों। लेकिन इनके षड्यंत्र देखो। जैसे ही हरियाणा के चुनाव में हम एक्टिव हुए थे चुनाव के लिए, तब से केजरीवाल जी को अंदर रखा है और अभी चुनाव भी इन्होंने 10-15 दिन 20 दिन पहले कर लिया और केजरीवाल जी बाहर ना आ सके करके उनको देखो ईडी के कोर्ट ने बरी कर दिया है, लोअर कोर्ट ने बरी कर दिया है। अब जबरदस्ती ये सीबीआई लाकर उनको, तो क्लियर कट मुद्दा एक ही है कि केजरीवाल को कैसे भी अंदर रखो और जल्दी जल्दी चुनाव करा लो। वहीं पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष रजनीश जैन ने कहा कि भाजपा राज में महंगाई, बेरोजगारी और अपराध का बोलबाला है। हमारी पार्टी 5 गारंटियां देने जा रही है, जिसमें महिलाओं, युवाओं, शिक्षा और रोजगार का पूरा ध्यान रखा गया है। भिवानी के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी महावीर कौशिक ने कहा है कि विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जिला में सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उपायुक्त ने कल भिवानी में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि 27 अगस्त को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना 5 सितंबर को जारी की जाएगी। भिवानी, तोशाम, लोहारू व बवानी खेड़ा विधानसभा क्षेत्रों में कुल 941 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इनमें 4-4 मॉडल, पिंक व पीडब्ल्यूडी बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि भिवानी जिला में कुल 8,74,335 मतदाता हैं, जिनमें 4,62,606 पुरुष व 4,11,729 महिलाएं हैं। जिला में किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधि रोकने व वाहनों की तलाशी के लिए विभिन्न स्थानों पर 14 नाके लगाए गए हैं। मतदाता चुनाव से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कर सकते हैं। नए बनाए गए हैं कि उसमें जो नए बनाए गए हैं उनमें जहाँ पे वोटर की लिस्ट 1500 से ज़्यादा थी उनको तोड़ के वहाँ पे 2 बूथ बना दिए गए हैं। चारों विधानसभा क्षेत्रों में जिला भिवानी में जो सर्विस मतदाता हैं, सर्विस वोटर्स हैं 8,359 हैं, 12,477 मतदाता हैं।
इनमें से 4,116 पुरुष हैं और 8,361 वो महिला मतदाता हैं। जिला भिवानी में चारों विधानसभा क्षेत्रों में 7,457 दिव्यांग मतदाता हैं, जिनमें से 4,959 पुरुष हैं और 2,498 हैं वो महिला मतदाता। हरियाणा में 1 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग मतदाताओं ने सभी मतदाताओं से मतदान में भाग लेने की अपील की है। चुनाव आयोग के निर्देश पर 85 वर्ष आयु से अधिक के मतदाता अपने BLO के माध्यम से घर से ही मतदान कर पाएंगे। हालांकि प्रदेश के बुजुर्ग मतदाताओं में मतदान को लेकर खूब जोश है तथा ऐसे बहुत से मतदाता बूथ पर जाकर मतदान करने के इच्छुक हैं तथा युवाओं से भी मतदान प्रक्रिया में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील कर रहे हैं। भिवानी जिला के 4 विधानसभा क्षेत्रों में 12,477 ऐसे बुजुर्ग मतदाता हैं जिनकी आयु 85 वर्ष से अधिक है। इनमें 8,361 महिला तथा 4,116 पुरुष मतदाता हैं। भिवानी की 90 वर्षीय बुजुर्ग मतदाता अमृत कला व अन्य वरिष्ठ मतदाताओं ने कहा कि सभी प्रकार के चुनाव में हिस्सा लेते हुए अपना मत डाला है तथा वे 1 अक्टूबर को आने वाले विधानसभा चुनाव में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे तथा योग्य उम्मीदवार के पक्ष में मतदान करेंगी। अच्छा, कमेटी के भी डाले हैं। वेरिफिकेशन करके घर पे ही वोट डालते हैं। दिव्यांगों के भी घर पे पार्टी आती है, चुनाव पार्टी, और वो सारा जस्टिफिकेशन की करके आइडेंटिफाई करके फिर वो चुनाव डाल वो आती है। हमें जो है बूथ पर या लाइन में जाके नहीं लगना पड़ता। जो चुनाव आयोग ने अब ये प्रक्रिया चलाई है कि दिव्यांग है या लाचार है जो वोट डालने नहीं जा पाता बूथ पर, तो उसके घर आकर के चुनाव अधिकारी वोट डलवा सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया है। कुछ संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए SC/ST आरक्षण के वर्गीकरण के फैसले के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया। कई राजनीतिक दल बंद के पक्ष में हैं तो वहीं कुछ राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पक्ष में हैं। दलित नेता जीतम राम मांझी ने कहा है कि ये बंद गलत है। हालांकि मोदी सरकार ने क्रीमी लेयर के सुझाव को पहले ही खारिज कर दिया था, तो फिर आज के बंद का क्या औचित्य है। भारत बंद का असर हरियाणा में ज्यादातर नदारद रहा। हालांकि फरीदाबाद में भीम आर्मी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला उपायुक्त कार्यालय पर इस कानून का विरोध करते हुए नारेबाजी की और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। भीम आर्मी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने कहा कि ये हमारे हक की लड़ाई है। हमारा समाज चाहता है कि हमारे आरक्षण में कोई छेड़छाड़ न की जाए। संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं जब चुनाव आता है, लेकिन जैसे ही आप सरकार में चले जाते हैं, आपकी सरकारें बन जाती हैं, तो बाबा साहब के बच्चे को भूल जाते हैं। बाबा साहब का जो वोटर है, जो आपको वोट देकर बार बार सरकार में ला रहा है, उसको भूल जाते हैं और संविधान को भूल जाते हैं, बाबा साहब को भूल जाते हैं और फिर आप जो है आरक्षण पे प्रहार करने का काम करते हैं। तो आज हमारी मुख्य रूप से मांग है, जो वर्गीकरण आपने सरकार में किया है, जो आरक्षण को खत्म करने का काम आप बार बार कर रहे हैं, उसको 9वीं सूची में लाकर आप देश के सबसे बड़ी पंचायत में अध्यादेश लाकर उसको 9वीं सूची में लागू करें, ताकि बार बार इस देश के संविधान के साथ छेड़छाड़ आरक्षण के साथ ना हो। पूरे दलित समाज के अंदर में एक रोष है, आक्रोश है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो फैसला आया हुआ था, इसके अंदर में दलित भाइयों का वहीं नूह में भारत बंद का कोई असर दिखाई नहीं दिया। पुन्हाना, फिरोजपुर झिरका, नूह, पिनगवा व तावड़ू शहरों के बाजार खुले हुए दिखाई दिए। भारत बंद के आह्वान के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। PGIMS रोहतक से मेडिकल छात्रा का अपहरण कर मारपीट मामले में हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेनू भाटिया मंगलवार शाम को पहुंची। उन्होंने निदेशक डॉक्टर शमशेर सिंह लोहचब व अन्य अधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और पीड़ित छात्रा से भी बातचीत की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में रेनू भाटिया ने कहा कि छात्रा के साथ आरोपी रेजिडेंट डॉक्टर पिछले 7 माह में कई बार मारपीट कर चुका था और जान से मारने की धमकी देता था। छात्रा के साथ बेरहमी से मारपीट की गई। महिला आयोग किसी भी ऐसी घटना को बर्दाश्त नहीं करेगा। उन्होंने PGIMS को भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। साथ ही भाटिया ने कहा कि आयोग आरोपी डॉक्टर की MBBS की डिग्री रद्द करने की नेशनल मेडिकल कमीशन से सिफारिश करेगा। से कोई भी डिपार्टमेंट में, किसी भी यूनिवर्सिटी, इंडस्ट्री, कॉलेज, स्कूल, कहीं पर भी इस तरह से बच्चियों के साथ अपमानजनक स्थिति हो, इसको महिला आयोग बर्दाश्त करे। मैं धन्यवाद
वहीं डेंटल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजय तिवारी ने बताया कि छात्रा ने पहले कभी भी अपने साथ हुई मारपीट व उत्पीड़न के बारे में नहीं बताया था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।